हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। आपका और हमारा उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य हमारा बच्चा? एक है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना। और इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हम लोग बहुत ही मेहनत से और धैर्य से इस वीडियो को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चा, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 2 है उसको पूरी तरह से हम लोग 360 डिग्री से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 360 डिग्री का मतलब कि हर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, काम पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, बात पर कम। और दूसरी बात है कि आप लोग को सिस्टम पता ही, हम लोग का क्या पता है बच्चा, कि जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सेक्शन 20 करेंगे। वजह मेरे भाई सेट नंबर 1 में अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया कि हम लोग सेक्शन 20 से क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो हमसे नया जुड़ा है इस वीडियो में, तो वो सेक्शन 20 से ही शुरू करेगा। उसको अगर जानना भी है क्यों सेक्शन 20 से कर रहे हैं, हम तो एंड में इसका रीज़न बता देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 19वीं सदी में तकनीकी का क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित समझाइए। देख मेरे भाई, 19वीं की बात करें, 18वीं की बात करें, 17वीं की बात करें, 21वीं सदी की बात करें, किसी भी सदी की बात करें, बात किसके बारे में हो रहा है? बात हो रहा है तकनीक के बारे में। तकनीक क्या भूमिका निभाता है? तकनीक की वजह से क्या क्या नया चीज़ पैदा होता है? तकनीक की वजह से परिवहन में सुधार आता है, संचार में सुधार आता है, अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, और जो इंडस्ट्री होता है, उद्योग होता है, उसमें सुधार आता है। तो कोई भी सदी हो, हमसे क्या मतलब, हमें जो चीज़ पता है बस उसी चीज़ को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैच करेंगे अपने थॉट्स के साथ और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बस ये देख लेते हैं कि 19वीं सदी में उस समय कौन कौन सी तकनीकी की खोज हुई थी। अगर ये पता चल जाता है तो हमें पूरी तरह से इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा में गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय पेपर आ रहा है, पेपर के हिसाब से ही पढ़िए आप लोग। ठीक है, देखो 19वीं सदी में बच्चा किस किस तकनीकों की खोज हुआ था? तो रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, फोटोग्राफी और रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोत। अब रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोत का मतलब, देखो जलपोत का मतलब है बच्चा जहाज, और रेफ्रिजरेशन का मतलब कि ऐसा जहाज जिसमें रेफ्रिजरेशन का सिस्टम। रेफ्रिजरेशन का सिस्टम का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। रेफ्रिजरेटर जानते हो, फ्रिज जानते हो। फ्रिज में क्या होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर रखकर खाना अच्छे तरीके से क्या करते हैं, बचा लेते हैं सड़ने से, बर्बाद होने से ना। तो वही सिस्टम ऐसा शिप में था, यानी एक ऐसा शिप जिसमें क्या हो, रेफ्रिजरेशन, अर्थात कहने का मतलब एक ऐसा शिप जिसमें भोजन को ठंडे तापमान में रखने की व्यवस्था हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं बच्चा, ऐसे वो आविष्कार किए गए थे। कब? 19वीं सदी में। ठीक है, अब इन आविष्कारों की वजह से क्या हुआ कि जो परिवहन था, जो संचार था ना, जो परिवहन था, संचार था और जो औद्योगिक था, इनमें क्या हुआ, क्रांति आया ने, यानी परिवहन में सुधार आया, संचार में सुधार आ गया, जो इंडस्ट्री था, जो उद्योग था, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। पहला हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पॉइंट को पढ़ते हैं ना, कि तकनीकी ने किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति किया। तो इसको जानने से बच्चा पहले आप कहानी सुनो, मज़े से एकदम दिल खुश करके, एकदम सीना चौड़ा करके आराम से बैठकर कहानी सुनो। जो यूरोप के लोग थे उनको मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्या हो रहा था कि ये 19वीं सदी की कहानी है, उससे पहले की कहानी है। ठीक है, तो क्या हो रहा था बच्चा, हम क्या बोले कि यूरोप के लोगों को मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अमेरिका से क्या होता था, मांस नहीं आता था। अमेरिका से यूरोप में जानवरों को ले आया जाता था, किसके थ्रू? शिप के द्वारा, जो पानी वाला जहाज होता ना, उसके द्वारा। इस तरीके से क्या होता था, जो जानवर थे बच्चा, अमेरिका कहाँ, यूरोप कहाँ, बहुत ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच में बोल सकते हो कि बच्चा दूरियां हैं, जिसकी वजह से बहुत जानवर मर जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे। और इस तरीके से क्या होता था कि जो अमेरिका से जानवर जाते थे यूरोप में, फिर वहाँ पर कटते थे, फिर वहाँ के लोगों को मांस मिलता था। तो इस सिस्टम में मांस की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से आम लोग इस मांस को नहीं खा पाते थे। लेकिन जब क्या होता है, 19वीं सदी में एक टेक्निक खोजा गया। कौन सा टेक्निक भाई? तो रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोत, यानी एक ऐसा जहाज जिसमें रेफ्रिजरेशन का सिस्टम हो, यानी ऐसा जहाज जिसमें जो मांस है उसको रखकर ठंडे तापमान में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो जब रेफ्रिजरेशन युक्त जलपोत का क्या बच्चा आविष्कार हो गया, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो मांस था वो एक जगह से दूसरी जगह से आराम से क्या किया जा रहा था बच्चा,
ले जा रहे थे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मांस था वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। क्यों सस्ता हो गया? सोचिए, जैसे कि अमेरिका से पहले जानवर आते थे, फिर यूरोप में उसको काटा जाता था, फिर दिया जाता था। इतना लंबा प्रोसेस में मांस का कीमत बढ़ेगा कि नहीं मेरे भाई? बढ़ेगा। लेकिन जब ऐसा जहाज आ गया, कैसा? रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज आ गया, तो अब अमेरिका से जानवर नहीं, डायरेक्ट मांस ही आता था। कहाँ? यूरोप में। यानी कहने का मतलब देखो, अब क्या होने लगा, जब डायरेक्ट मांस आने लगा, कहाँ से? अमेरिका से यूरोप में, तो मांस की जो कीमत थी बच्चा, वो क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, सस्ता हो गया। उसकी वजह से जो आम आदमी थे, आम आदमी का मतलब जो गरीब आदमी थे, वो भी मांस खाने लगे। यानी बोल सकते हो हर व्यक्ति मांस खाने लगा। जब हर व्यक्ति मांस खाने लगा तो क्या हुआ? तो ये हुआ, मांस की कीमत बढ़ गई। जब मांस की कीमत बढ़ गई तो यहाँ पर बच्चा उद्योग की भी बोल सकते हो क्रांति हो गया। तो देख सकते हो तकनीकी ने कैसे उद्योग की क्रांति किया। दूसरा पॉइंट देख लेते बच्चा। दूसरा पॉइंट है बच्चा परिवहन क्रांति। तकनीकी की वजह से हम क्या बोले? रेलवे का निर्माण हुआ था। जो रेलवे था वो क्या कर रहा था? बंदरगाहों और जो आंतरिक भूभाग होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता था। यानी मान लीजिए कोई भी सामान ना, जो पानी वाले जहाज थे वहां पर आ जाते थे, फिर वहां से गांव कस्बों में कैसे जाता था बच्चा? रेलवे के द्वारा जाता था। जब स्टीम शिप की खोज हो गई तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो माल था वो कहाँ ले जा रहे थे बच्चा? अंटार्कटिक स्थानों तक ले जा रहे थे। यानी बहुत दूर दूर तक मालों को क्या कर रहे थे बच्चा? आयात निर्यात कर रहे थे, जिसकी वजह से पैसा ही पैसा हो रहा था। तो ये क्यों हो पा रहा था? परिवहन में सुधार की वजह से हो पा रहा था। अब परिवहन में सुधार क्यों हो पाया बच्चा? टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से ना। फिर उसके बाद है संचार की क्रांति। जिसे आप देख सकते हो ना, क्या देख सकते हो कि पहले और आप में जो संचार में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गया है ना। आज के ज़माने में आप बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हजारों टीचरों का लेक्चर अपने एक ही फोन पर ले पा रहे हो। ये किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए आप कि किस किस का खोज हो गया था बच्चा? टेलीग्राफ का खोज हो गया था। इस टेलीग्राफ के मदद से जो संचार व्यवस्था था उसमें बहुत ज़्यादा क्या आता है? तेजी आ जाता है। यानी जो संचार व्यवस्था होता है, यानी संचार का मतलब होता है बच्चा इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन की विधि है वो बहुत तेजी से होने लगा था, और इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था में लेन देन होता बच्चा, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था। और फोटोग्राफी का भी क्या हुआ था? विकास हो गया था इसी दौरान। अब फोटोग्राफी का विकास हो गया तो मास्टर जी, तो बच्चा ये जब फोटोग्राफी का विकास हो जाता है तो जो आम आदमी थे वो लोग बच्चा उपयोग करने लगे युद्ध के लिए। किसके लिए? युद्ध के लिए। जो युद्ध होता था ना, उसके जानकारी के लिए फोटोग्राफी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे आम आदमी। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट लिखा नहीं गया यहाँ पर, बट हम बता रहे हैं, बात मान लीजिए। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ना, 21 का ही हमारा दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणाम का उल्लेख कीजिए। छोड़ो क्वेश्चन, छोड़ो, अब इधर सुनो। आप प्रथम युद्ध छोड़ दो, आप अपने मोहल्ले का युद्ध देख लो। अगर मोहल्ले में युद्ध में होता है, अगर आपके मोहल्ले में युद्ध हो गया तो क्या क्या परिणाम होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? जरा सोचो, फिर उसके बाद बच्चा आप आंसर के लिए परेशान होना। ठीक है, अब देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध था ये किन के बीच में हुआ था? तो दो ग्रुप के बीच में, जो खेमा था बच्चा, इनके बीच में हुआ था। एक जो ग्रुप था उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आते थे। और दूसरा जो ग्रुप था बच्चा उसको बोलते हैं केंद्रीय शक्तियां, और इस ग्रुप में बच्चा कौन कौन था? जर्मनी, ऑटोमन तुर्की और ऑस्ट्रेलिया थे। ऐसे देश क्या थे बच्चा? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। और ये जो युद्ध था 1914 से लेकर 1918 के बीच में चल रहा था। और ये युद्ध में कौन से देश मुख्यतः शामिल बच्चा? यूरोप के देश ही शामिल है। लेकिन प्रथम युद्ध जब होता है तो केवल यूरोप ही बर्बाद नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सा देश क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। आप कहोगे कि जिसके साथ युद्ध हो रहा है बच्चा वो बर्बाद होगा ना, उसके साथ और देश क्यों बर्बाद होंगे? क्योंकि सभी देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चा? इंटरकनेक्टेड, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसलिए सभी देशों का क्या होता है? बोल सकते हो बर्बादी हो जाता है। और उस बर्बादी की वजह से बच्चा क्या देखने को मिलता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेंजेस देखने को मिलता है। उन्हीं चेंजेस को हम परिणाम को क्या करेंगे बच्चा? देखेंगे वन बाई वन ना। तो पहला परिणाम क्या बच्चा हमारा? पहला रिजल्ट क्या पड़ा विश्व युद्ध का?
तो देखो कोई भी युद्ध होता है बच्चा, कहीं का युद्ध हो, आर्थिक प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। थोड़ा सा भाई बहन से झगड़ा कर लो, लाखों का नुकसान हो सकता है पल भर में। ये प्रथम युद्ध था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ना। तो सुनिए, जो रक्षा व्यय था इसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी होगी। सिंपल सी बात है, गोली बारूद इस सब चीज़ का क्या होगा, खर्चा होगा। तो उसकी वजह से बच्चा जो सरकार थी, हर देश का जो सरकार थी, वो क्या बढ़ा दी अपने लोगों, अपने जनता के ऊपर कर बढ़ा दी। और युद्ध सामग्री की मांग होने लगा, यानी युद्ध सामग्री की और भी वस्तुओं की जरूरत होने लगी, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जरूरत पड़ने लगी। इसकी वजह से अन्य वस्तुओं की कीमत क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और जो यूरोप देश था बच्चा, वो बहुत ही कर्ज में क्या हो गया, डूब गया। ये 3 पॉइंट आपका रहा बच्चा निगेटिव पॉइंट। कोई भी काम हो उसका एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, कोई भी काम हो ना। तो अगर 3 पॉइंट जो हम बताएं आर्थिक प्रभाव में, ये निगेटिव पॉइंट थे। पॉजिटिव पॉइंट क्या था बच्चे, ले देकर कि कपड़ों का और रेल गाड़ी का बच्चा, इसका इन वस्तुओं का ज़्यादा मांग उठने लगा। अब कहोगे इसका रिश्ता युद्ध से कैसे भैया? भाई युद्ध लड़ रहे हो, कपड़ा फटेगा तो नए नए कपड़े चाहिए, तो इसका मांग बढ़ेगा, बस बात खत्म। मानवीय प्रभाव भैया ना, मानवीय प्रभाव, जब युद्ध होगा तो मरेंगे लोग, तो ये मानव पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो मानवीय प्रभाव पड़ गया। बहुत, जैसे एक बीमारी था बच्चा उसी समय का, प्रथम युद्ध के दौरान ही एक बीमारी था जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। ये बीमारी बहुत तेजी से क्या हो जाता है, फैल जाता है, और इसकी वजह से 1 2 3 नहीं बच्चा 25 मिलियन लोग मर जाते हैं। और उसके साथ साथ 16 मिलियन जो लोग थे बच्चा, ये युद्ध की वजह से सैनिक लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये मानव पर प्रभाव पड़ा, समाज में भी प्रभाव पड़ा। कैसे बच्चा? तो जब युद्ध चल रहा था तो जो लोग थे बच्चा, अपने जमीनों को छोड़कर दूसरे देश में क्या होते हैं, भागने लगते हैं। और जो महिला थी वो कारखानों में, दफ्तरों में बच्चा क्या करने लगी, पुरुषों की जगह पर काम करने लगी। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि पुरुष तो क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो कारखाने में काम करने के लिए भी कोई चाहिए, कौन करेगा, महिला करेंगी। तो ये क्या पड़ा बच्चा, समाज में ऐसा प्रभाव पड़ा, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए, बहुत क्वालिटी के साथ देखे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों का क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स पार्टी, यह एक ऐसा लोगों का संगठन होता है जिनका उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करना। सत्ता मतलब बच्चा पावर, इसको हासिल करना, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल का अर्थ लोगों के एक ऐसे संगठित समूह से है जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना, और इस सत्ता को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स पार्टी जो होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनमें बहुत सी चैलेंजेस, बहुत सी बोल सकते हो कि क्या आता है बच्चा, चुनौती आता है। सबसे बड़ा जो चुनौती आता है पॉलिटिक्स पार्टी के पास बच्चा, वो पहला ये होता है वंशावाद। वंशावाद नाम में ही आंसर छिपा है, चिक चिक कर बोल रहा है भैया ये आंसर। वंशावाद यानी वंश को ही बढ़ा दो। देखो, जो किसी भी पार्टी का जो हेड लीडर होता है, वो अपने ही बच्चों को क्या करता है, हेड बनाता है उस पार्टी का। जैसे एग्जाम्पल में तो ऑफिशियली नहीं देना चाहिए, बट दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम अगर ले तो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो और जो वंशावाद की जो चुनौतियां होता है बच्चा, इसमें बहुत कम गुंजाइश होता है कि कोई नया व्यक्ति एक हेड लीडर बन पाए किसी भी पार्टी का, बहुत कम ऐसा चांस होता है। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनकर ऊपर आने की जो गुंजाइश होता है, इसमें बहुत ही काफ़ी कम होता है। जो लोग नेता होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा, अनुचित लाभ लेते हैं और अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को क्या करते हैं बच्चा, आगे बढ़ाते हैं। वही बात बोले हैं, ठीक है। दूसरा चुनौती क्या बच्चा, कि चुनाव के समय में जो पार्टियां होती हैं वो सत्ता को हासिल करने के लिए कोई भी गलत काम, अच्छा काम ये नहीं देखती। उस दौरान वो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो प्रतिनिधि के रूप में चुन लेती है जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसा होता है, और या फिर बोल सकते हो पैसा ज़्यादा होता है, या फिर अपराधियों को भी चयन कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चलकर उस पार्टी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है। इस पॉइंट को आप जब पढ़ोगे,
जो हम बताएं बच्चा वही लिखा गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चा हम लोग समझते हैं, पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। पार्टी के अंतर्गत ही लोकतंत्र ना होना, यानी पार्टी के अंदर ही बच्चा आज़ादी नहीं होता। मतलब ये कि जो पार्टी होता है, पार्टी में कौन होते हैं? नेता होते हैं। तो कुछ ही नेता के पास क्या होता है बच्चा? पावर होता है। बहुत सारे नेता के पास पावर नहीं होता है। जब कुछ ही नेता के पास पावर होगा तो कुछ ही लोग क्या करेंगे? डिसीजन ले पाएंगे। और इसकी वजह से पार्टियों में क्या होता है बच्चा? चुनौतियां देखने को मिलती है, चैलेंजेस देखने को मिलता है। और यही बात आपको यहाँ पर लिखा गया है। और ये हम अपने लिए नहीं बच्चा, आपके लिए ये लिख कर लाए हैं, ताकि आप ओरली सुन लो और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके पास इस समय टाइम नहीं है। आप जल्द से जल्द पढ़ लो, पढ़कर आप अच्छा नंबर ला दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का क्या महत्व बढ़ता जा रहा है? क्या कोई 2 कारक बताइए। हम 2 क्या 10 बता दें, लेकिन 2 बताया जा रहा है तो 2 ही हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है बच्चा? पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ऐसा इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा? इससे पहले हम लोग पढ़े थे राजनीतिक दल के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल। और ये सवाल चिक चिक कर बोल रहा है कि मुझे बता दो। नाम से ही इसका काम हो जाएगा हमारा। क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी एक ऐसा दल जिसका जो अस्तित्व है, जिसका जो पावर है, जिसका जो सीमा है बच्चा, कुछ ही क्षेत्र में बच्चा सीमित होता है। ठीक है। ऐसे ही दलों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं ना। तो क्षेत्रीय दल से हमारा यह मतलब होता है, यह अभिप्राय होता है बच्चा, जिसका अस्तित्व, यानी जिसका अस्तित्व मतलब जिसका बच्चा महत्व सारे राज्यों में न होकर, याद रखना, न होकर बच्चा किसी एक विशेष राज्य में होता है। यानी ऐसे दल जिनका पावर, जिनका सत्ता ना, जिनका महत्व केवल एक ही क्षेत्र में सीमित रहता है, उनको ही क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। और क्षेत्रीय दल को बच्चा दूसरे नाम से भी जाना जाता है, राज्य स्तरीय दल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को जान लीजिए। और जो क्षेत्रीय दल होता है, ये अपने इलाके में इतना बोल सकते हो पावरफुल होता है कि कभी कभी क्या होता है, राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय दलों को भी क्या करता है? पराजित, यानी उनको भी हरा देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला था इसके पीछे देख लेते हैं, क्वेश्चन हम भी भुला गए। हाँ, इनका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? किसका महत्व बच्चा? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इनका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? तो देखो, सबसे बड़ी बात सुनो, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है बच्चा, ये क्या करता है? किसी एक क्षेत्र का ही पार्टी होता है, तो उस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब उस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो उस क्षेत्र की कमियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब उस क्षेत्र की कमियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो उस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। जब उस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है तो उस क्षेत्र में उसका क्या होगा? महत्व बढ़ेगा। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, इस क्षेत्र में अगर हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो मेरा महत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप मेरा डिमांड करोगे। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो किसी क्षेत्र को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ पर, किस क्षेत्र में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, और उन कमियों को अच्छे तरीके से वो क्या करते हैं बच्चा? उसका निर्धारण करते हैं, जिसकी वजह से उनका महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट बच्चा यही चिक चिक कर क्या कर रहा है? हमसे बोल रहा है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो विभिन्न विभिन्न राज्यों की विशेषताओं को बच्चा क्या करते हैं? जानते हैं, और उसका ध्यान रखकर ही क्या करते हैं? नीतियाँ बनाते हैं। जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार जो भी नीतियां बनाता है सबके लिए बनाता है। तो हो सकता है किसी के लिए गलत हो, किसी के लिए खराब हो, लेकिन जो राष्ट्रीय या फिर बोल सकते जो क्षेत्रीय, ना राष्ट्रीय नहीं बच्चा, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो क्षेत्र वाइज ही क्या करता है? नियम कानून बनाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो नियम कानून बनाता है बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र के अनुसार ही बना रहा है, उसी क्षेत्र को अच्छे तरीके से जान रहा है। तो नियम भी क्या बनाता है? अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से उसका महत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट बच्चा, क्या इंपॉर्टेंट है कि जब क्या होता है गठबंधन की सरकार आती है, आप गठबंधन नाम सुने होंगे, जब गठबंधन सरकार बनता है तो उस दौरान केंद्र सरकार का जो सहयोग देता है वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही सहयोग देता है। ठीक है। तो यही पॉइंट बोला गया है, केंद्र सरकार का जो जीवन है ना, यानी सिर्फ केंद्र सरकार को बनाने के लिए
क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर आधारित हो गया है। वर्तमान में केंद्रीय सरकार का अस्तित्व क्षेत्रीय दलों से ही कायम है ना, ठीक। और क्षेत्रीय दल बहुत होते हैं, लेकिन हम आपके पास दो ही एग्जाम्पल लेकर आए, जैसे कि एक महाराष्ट्र में शिवसेना और बच्चा क्या है, राष्ट्रीय लोक दल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभेद मतलब होता है मेरे लाल मेरे पीले, क्या अंतर कीजिए, कर देंगे। देखो राष्ट्रीय आय से क्या होता है, ये भी आपका एकदम चिक चिक कर बोल रहा है कि मुझे बता दो। राष्ट्रीय आय यानी किसी भी एक देश में किसी एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, और सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है, उनके कुल मूल्यों को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। हम क्या बोले हैं, हमें बोले हैं किसी देश में एक वर्ष के समय में, अवधि मतलब समय के समय में बच्चा जितना भी उत्पादित, जितना भी क्या किया जाता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, जितना भी सेवाओं का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, इनके कुल मूल्यों को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश में एक वर्ष के अवधि में जितनी भी वस्तुओं या फिर सेवाओं का क्या किया गया हो, प्रोडक्शन किया गया हो, उनका उत्पादन किया गया हो, उनके उत्पादों का कुल मूल्य ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय को क्या कर दो ना, यदि हम क्या करें, इधर लिखते हैं क्योंकि इसका आंसर है ना मेरे भाई, बिल्कुल, जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को जब हम क्या करते हैं बच्चा, उस देश के जनसंख्या से क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को क्या करेंगे, उसी देश के जब क्या करते हैं बच्चा, जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भागफल जो आता है ना, जो क्या आता है, जो हमारा क्या आता है बच्चा, भागफल आता है, उसी भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय को उसी देश के जनसंख्या से क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो जो भागफल आता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं मेरे लाल, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब यही लिखा गया बच्चा जो बताया गया आपको तुरंत, ठीक है। क्या बोला पहला पॉइंट, देखिए क्या बोला बच्चा, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय से हमें क्या पता चलता है, राष्ट्रीय आय से हमें ये पता चलता है पूरे देश की आय पता हो पाता है ना। राष्ट्रीय आय से क्या होता है बच्चा, हमें पूरे देश की आय पता हो पाता है, पूरे देश की इनकम कितना है ये पता हो पाता है। लेकिन वही अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति के आय के द्वारा इस विधि के द्वारा हमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय पता चल पाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा पा रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि पूरा देश कितना कमा रहा है, मोटी मोटा बात समझे। और इससे हमें पता चलता है कि लगभग हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये पता चल पाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चा, तो तीसरा पॉइंट ये देखिए इसमें कि राष्ट्रीय आय से क्या पता चलता है, किसी एक देश का हमें आर्थिक स्थिति पता चलता है ना। राष्ट्रीय आय से किसी भी एक देश का उसका आर्थिक स्थिति क्या है ये जान पाते हैं। लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय से क्या जान पाते हैं, तो देश में रहने वाले लोगों का रहन सहन पता चल पाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय चिक चिक कर बोला, राष्ट्रीय आय मतलब देश में रहने वाले कुल लोगों का आय। तो सिंपल सी बात है, ये किससे संबंधित होगा, पूरे लोग से संबंधित होगा, बिल्कुल होगा। समष्टि का मतलब होता है बच्चा जनसंख्या, जनसंख्या में एक लोग नहीं बहुत लोग आते हैं। तो राष्ट्रीय आय का संबंध समष्टि यानी जनसंख्या के अर्थशास्त्र से बच्चा क्या होता है, संबंध होता है। लेकिन अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय का जो संबंध है वो व्यष्टि का मतलब होता है बच्चा एक जीव। इसका मतलब क्या होता है, एक जीव। तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है इसका संबंध एक जीव से होता है। और एक बात ये जान लीजिए क्या, कि जो मानव विकास सूचकांक होता है इसमें प्रति व्यक्ति का उपयोग किया जाता है और मानव विकास सूचकांक में राष्ट्रीय आय का उपयोग नहीं किया जाता है,
ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें इसका ही दूसरा पार्ट है कि विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में कौन विधि बेहतर है। देखो, राष्ट्रीय आय के थ्रू या फिर प्रति व्यक्ति आय के थ्रू, इन दोनों के द्वारा हम लोग किसी भी देश के बीच में अंतर कर सकते हैं कौन सा देश बेहतर है, कौन सा देश बेहतर नहीं है। लेकिन हमसे पूछे इन दोनों विधियों में से कौन सा विधि बेहतर है, तो इन दोनों विधियों में से सबसे जो बेहतर बच्चा वो कौन है, प्रति व्यक्ति आय बेहतर होता है किसी भी दो देशों के बीच में तुलना के लिए। ऐसा क्यों मास्टर, तो ऐसा इसलिए मेरे लाल क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का क्या पता चलता है, औसत आय पता चलता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति लगभग कितना कमा पाता है ये पता चलता है, जिसकी वजह से हमको एक्चुअली में पता ये चल पाता है कि वास्तविक रूप से हमें ये पता चल पाता है बच्चा कि जो देश में रहने वाले लोग हैं उनका रहन सहन का स्तर क्या है। जब हम किसी देश के लोगों का रहन सहन पता कर लेंगे तो उस देश के बारे में पता कर लेंगे, और जिस देश के लोगों का स्तर बढ़िया होगा वो देश भी क्या होगा, बढ़िया बेहतर होगा। ठीक है, तो इन दोनों विधियों में जो प्रति व्यक्ति आय होता है ये बेहतर माना जाता है देशों के बीच में तुलना के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, चलते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगला भाई क्वेश्चन हमसे बोला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कर देते हैं। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसी अधिनियम को बच्चा दूसरे नाम से जानते हैं, महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। पहले जब लॉन्च हुआ था तो इसी नाम से लॉन्च हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से ही लॉन्च हुआ था। लेकिन बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जुड़ जाता है, जो कि फाइनली इसका नाम क्या पड़ जाता है, महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बन जाता है। इस अधिनियम की वजह से, और ये जो अधिनियम मतलब नियम, कानून, ये जो नियम था, ये जो अधिनियम था वो केंद्रीय सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा बच्चा 200 जिलों में काम करने के संबंध में क्या किया गया था, कानून बनाया गया था। पढ़ लेना बच्चा, मेरे लाल वही लिखा हुआ, कार्य करने के अधिकार से संबंधित कानून बनाया गया था। वही बात है बच्चा, बस पढ़ नहीं, बार बार बोले जो भी यहाँ लिख कर आए हम अपने लिए नहीं आपके लिए के आए, ताकि आप बस ओरली सुनो और हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक, आप भी बात जान रहे हो, हम भी इस बात को जान रहे हैं। और ये जो कानून था बच्चा, कौन सा कानून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इस कानून में था क्या मालिक, ये बता दो, कब बकैती कर रहे हैं, था क्या। इस कानून के थ्रू ना जो व्यक्ति कार्य करने लायक हैं और जिनको कार्य करने की जरूरत है उनको एक साल में 100 दिनों तक रोजगार देने की अवशासन यानी गारंटी देने की बात हुई थी। अगर सरकार इस चीज़ में अपने जो इसने गारंटी दिया था सरकार कि हम एक साल में ज़रूरतमंदों को और जो करने लायक हैं, जो योग्य हैं, उनको 100 दिनों का काम देंगे एक साल में, अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है बच्चा तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। किसको, लोगों को, जो योग्य होंगे उन्हीं को। ऐसा नहीं विकलांग भी आ जाएंगे कहेंगे मुझे चाहिए भाई, तुम ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट आप काम करने योग्य नहीं हो तो, फिजिकल कार्य करने योग्य नहीं हो तो कैसे काम पर रख दिया जाएगा। तो जो फिजिकली सही हो उनको ही काम पर रखा जाता था इस नियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, भारत में लौह अयस्क उत्पादक एवं वितरण का वर्णन कीजिए। देखो भाई सच्ची बताएं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें समझाने लायक कोई चीज़ है ही नहीं कि हम आपको समझाएं, बट हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला है भारत में लौह अयस्क उत्पादन ना, इसमें क्वेश्चन बोला है कि भारत में कहाँ पर एक तरह समझिए कि लौह अयस्क का बच्चा निर्माण होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो कहाँ होता है बस देख लेते हैं। अच्छा चलिए बताने की कोशिश करें। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे भारत में कुल राज्यों में से जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चा लौह उत्पादन होता है, तो उड़ीसा में ना। इस बात को याद रखिएगा कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ठीक है, और ये जो राज्य है बच्चा पूरे राज्यों को मिला भी देना तब भी उससे ज़्यादा उत्पादक लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा राज्य करता है। ठीक है, उड़ीसा में भी जो उड़ीसा आपका मुख्य क्या है बच्चा, राज्य है। ठीक है, इस उड़ीसा में भी किन किन क्षेत्रों में, किन किन डिस्ट्रिक्ट में बच्चा, किन किन जिलों में
तो आपके यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि सुंदरगढ़ हो गए। अगर आपको याद हो पाएगा बच्चा तो बिल्कुल क्या करना, याद कर लेना, और नहीं तो एक दो ठो बस याद कर लेना, काम चल जाएगा। मयूरभंज हो गया, ठीक है। अब पहले नंबर पर उड़ीसा है बच्चा, किस मामले में, लोह अयस्क उत्पादक के मामले में। दूसरे नंबर पर कौन है, कर्नाटक राज्य है, ठीक है। अब कर्नाटक राज्य बच्चा सबसे बोल सकते हो कि दूसरा नंबर पर क्या है बच्चा, लोह अयस्क उत्पादक करता है, ठीक है। और कर्नाटक में भी कहाँ कहाँ, तो जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा, बेल्लारी हो जाएगा, चिकमगलूर हो जाएगा। तो इन जिलों पर क्या होता है, इन जिलों में लोह अयस्क का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर बच्चा अगर राज्यों में बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है, जो कि तीसरे नंबर पे क्या करता है, सबसे ज़्यादा लोह अयस्क उत्पादक करता है, ठीक है। और यहाँ पर ना अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो कहाँ कहाँ पर बच्चा, तो जो बस्तर है इलाका, ठीक है, बस्तर जिला और जो दुर्ग, इन जिलों में लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और इस इलाके में जो लोह अयस्क मिलता है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं बच्चा, स्टील बनाने के लिए, इस्पात मतलब होता है स्टील, स्टील बनाने के लिए उपयोग करते हैं। झारखंड भी बच्चा ये क्या है, भारत का बोल सकते हैं चौथा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो क्या करता है, लोह अयस्क का उत्पादक करता है, ठीक है। और जो भारत में लोह अयस्क का जो भंडार है वो कहाँ पे मिलता है, तो बच्चा जो कुंडप्पा क्रम का जो बच्चा अग्नेय चट्टान है, अगर ये याद नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये याद करना किस चट्टानों से निकाला जाता है लोह अयस्क, तो भैया अग्नेय चट्टानों से निकाला जाता है। और जो अग्नेय चट्टान है ये कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि बहुत सिंपल बहुत ज़्यादा नहीं, इनका निर्माण कैसे होता है आप ये बताओगे, ठीक है। और लोह अयस्क का बच्चा इस्तेमाल, मास्टर जी ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप काहे बता रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आपको इतना ज़्यादा याद नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉइंट अगर एग्जाम में लिख दोगे 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए बता रहे। 98% जो लोह अयस्क होते बच्चा उसका उपयोग हम लोग स्टील बनाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं, और बाकी का हम लोग अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे परिवहन हो गया बच्चा, जैसे कि घरेलू क्या हो गए उपकरण हो गए, जैसे कि ऊर्जा क्या होगा, इन चीज़ों में हम लोग लोह अयस्क का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। दो जो सूती का, भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है ये सबसे बड़ा उद्योग है। अगर हम बात करें भारत का जितने भी उद्योग हैं ना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, तो अगर हम बात करें भारत के कुल उद्योग यानी 100% की बात करें, भारत के कुल उद्योगों में जो हमारा बच्चा सूती वस्त्र उद्योग है ये कितना प्रतिशत योगदान देता है, 14% बच्चा क्या करता है योगदान देता है, ठीक है। यानी समझ सकते हो ये कितना बड़ा उद्योग है हमारे देश का। और ये जो उद्योग है बच्चा सूती वस्त्र का, ये अभी नया सिर्फ 10 साल 20 साल में लॉन्च नहीं हुआ है, ये बहुत ही पुराना बच्चा ये उद्योग है ना। सोच सकते हो गांधी जी भी इनफैक्ट यहाँ तक कह रहे थे कि शुद्ध खादी कपड़ा बनाओ, खादी कपड़ा बनाओ, तो उनसे पहले भी हमारे भारत में कहीं ना कहीं सूती वस्त्र का उपयोग हो रहा था, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग था, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें बच्चा, तो पहली बार जो सूती मिल बनाया गया था तो कब बनाया गया था ना, तो 1818 में बनाया गया था बच्चा। और इसको थोड़ा सही कर लेना, कोलकाता, हाँ सही है, नहीं पहले कोलकाता ही कहते थे, सही, ठीक है। तो कोलकाता में बच्चा स्थापित हुआ था। भारत में पहली बार जो उद्योग था, जो फैक्ट्री था, वो कहाँ पर लगाया गया था, कोलकाता में लगाया गया था। कब लगाया था मेरे भाई, तो 1818 में लगाया गया था, ठीक है। और जो सूती वस्त्र उद्योग होता है इसके लिए अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा जो बोल सकते हो कि जो मौसम चाहिए, कौन सा मौसम होता है, अर्ध जलवायु मौसम सबसे बेहतर होता है। और सूती वस्त्र का उद्योग का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है बच्चा वो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं एक दो है, बहुत सारे हैं। हम एक ही 2-3 के बारे में बात कर लेंगे, कितना याद करेंगे हम लोग ना। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश बच्चा, पश्चिम बंगाल यहाँ और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है। एक महाराष्ट्र भी लिख सकते हो, महाराष्ट्र में भी बच्चा, महाराष्ट्र में भी सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप याद कर सकते हो तो कम से कम इतने लिखे गए हैं उनमें से 2-3 जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बच्चा कहाँ कहाँ पर, तो कानपुर, आपको नाम पता ही, बस आपको याद करना है। वाराणसी कौन नहीं जानता भैया, रामपुर कौन नहीं जान रहा है, ठीक, मोदी नगर कौन नहीं जान रहा है, तो इन नामों का, अलीगढ़ कौन नहीं जान रहा, सब जान रहा, बरेली कौन नहीं जान रहा, आगरा कौन नहीं जान रहा है, बस इसी सब का नाम बस याद कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बच्चा कोलकाता, हावड़ा, ये नाम सुना है,
बस जो जो नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा बस वो याद कर लेना। हम बस इतना बताएं हैं ना, बताएं क्या, क्लियर कर दे रहे हैं। हम ये बात करें सूती वस्त्र उद्योग जो है, ये जो फैक्ट्री है, सूती कपड़ा का जो फैक्ट्री है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है, किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किन किन जिलों में पाया जाता है बच्चा? तो वो बोले हैं कानपुर, वाराणसी, रामपुर, ठीक है, मोदी नगर हो गया, अलीनगर, बरेली, आगरा, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चा? सूती उद्योग पाए जाते हैं या फिर स्थापित हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर भी हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं दे रहे बच्चा, क्योंकि सिर्फ रटने वाला चीज़ है, हम साइड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट मान लो, आप याद कर लो ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला फ्रांस की क्रांति के, सॉरी एक मिनट फिर से पढ़ने दीजिए। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो फ्रांसीसी क्रांति था बच्चा उसका निम्नलिखित कारक है, मतलब निम्नलिखित मतलब बहुत सारे कारण है। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसके बहुत वजह हैं, बट यहाँ हमसे 4 ही बोला गया है तो हम क्रमबद्ध है 4 ही बताएंगे। और आपको भी एग्जाम में वही लिखना है जो आपको उपदेश या फिर आदेश दिए जाएंगे। अगर 4 दिए गए हैं बच्चा 4 ही लिखिएगा, क्योंकि 5वें का आंसर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा मेरी सरकार, ठीक है। तो फ्रांस क्रांति की कब हुआ था ये समझ लेते हैं। तो 5 मई, ठीक है। 5 बच्चा यहाँ पर मई लिखा है, याद नहीं, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, मई ई लिख लीजिए, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, और इसको हटा दीजिए, फाइनली लिख ही लीजिए अच्छे से, 5 मई, ठीक है। 5 मई 1789 को क्या हुआ था बच्चा? फ्रांस की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, जिसका बहुत सारे वजह थे। अगर हमारा जो हेड है, जो हमारा शासक है, वही सही तरीके से ना हो तो क्या क्रांति होने की चांस है? 100% चांस है। जब ग्रुप का लीडर ही बेकार होगा तो उस ग्रुप में क्रांति होगा, उस ग्रुप में आंदोलन होगा। तो फ्रांस का जो राजा था वो कैसा था राजा बच्चा? आयोग राजा था। आयोग मतलब कि वो राजा बनने लायक नहीं था, फिर भी बना दिया गया था, ठीक है। तो आयोग शासक, पहला वजह बच्चा आयोग शासक, यानी और फ्रांस में बच्चा उस समय राजा कौन था? लुई 16, जो कि आपको पता है, क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ के आए हो आप। लुई 16 बच्चा फ्रांस का क्या था? राजा था। जो किस टाइप का राजा था बच्चा? किस टाइप का शासक था? निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का मतलब मालिक, निरंकुश शासक का मतलब होता है मेरे लाल कि ऐसा शासक या फिर ऐसा शासन करने वाला जो अपने मनमानी शासन करे, उसको बोलते हैं निरंकुश शासक। निरंकुश शासक का मतलब एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा जो अपने मनमानी का नियम बनाए, अपने मनमानी का क्या करे? लोगों पर अत्याचार करे, अपने मनमानी का कुछ भी करे, उसको बोलते हैं निरंकुश शासक कहते हैं, ठीक है जी। और जो लुई 16 था बच्चा, ये निरंकुश शासक था और जनता को थोड़ा सा भी बच्चा स्वतंत्रता नहीं देता था, उन पर ध्यान भी नहीं देता था, ना ही जनता को स्वतंत्रता देता था, आज़ादी देता था, ना ही जनता पर क्या करता था? ध्यान देता था, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। और जो लुई 16 था बच्चा, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था बच्चा? फसल खराब हो गया था। अब एक शासक का, एक राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा का भलाई करना, उनका देखभाल करना। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हो और हम बता ही रहे हैं कि जब क्या होता है फ्रांस में बच्चा, इनके कार्यकाल में ही, इनके ही दौरान क्या होता है, फ्रांस में फसलें खराब हो जाती हैं। तो उस समय जनता का भलाई इनको नहीं सोचता है। ये क्या करते हैं? अमेरिका का साथ देते हैं। किस चीज़ के लिए साथ देते हैं बच्चा? अमेरिका को आज़ाद होने के लिए साथ देते हैं। और ये कौन बच्चा? जो फ्रांस के राजा थे यानी लुई 16, ये क्या करते हैं? ये ब्रिटेन जैसे प्रभुत्व देशों से क्या कर रहे थे? युद्ध करने भिड़ जाते हैं। यहाँ जनता त्राही त्राही चिल्ला रहा है, यहाँ जनता को खाने के लिए नहीं है, फसल खराब हो गया, उनका देखभाल नहीं कर रहे। लुई 16 जा रहे थे क्या करने? युद्ध करने जा रहे थे, वो भी किससे? ब्रिटेन से। और किसके लिए? अमेरिका के लिए, अपने लिए भी नहीं, अमेरिका का साथ देने के लिए। वही बात है बच्चा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया जो हम आपको बताएं, ठीक है। अब बताएं भी, पढ़े भी, समय बर्बाद होगा मेरे भाई। आप स्क्रीनशॉट लो, समझ में आएगा, विश्वास रखो, ठीक है। और बच्चा क्या वजह था? सामाजिक असमानता। अगर आपको पता न हो तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रांस में कितने वर्ग थे बच्चा? 3 वर्ग थे। फ्रांस में 3 वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, 3 वर्ग था। एक ग्रुप को बोलते हैं बच्चा कूलिंग ग्रुप, एक ग्रुप को बोलते हैं फादरी ग्रुप, और एक ग्रुप को बोलते हैं बच्चा आम ग्रुप,
आम मतलब कि बच्चा श्रमिक ग्रुप, श्रमिक यानी इसमें आम लोग आदमी आते थे, यानी बहुत गरीब लोग, बहुत छोटे मोटे उद्योग लोग इसमें आते थे, इसलिए इनको श्रमिक वर्ग या फिर आम वर्ग बोल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामाजिक था बच्चा, समाजों में बहुत ज़्यादा असमानता पाया जाता था, बहुत ज़्यादा असमानता जाया जाता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कुलीन वर्ग था, जो फादरी वर्ग था बच्चा, इनको कर नहीं देना पड़ता था। कर मतलब टैक्स, कर मतलब बच्चा टैक्स, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और आम लोग जो गरीब थे उनको टैक्स यानी बच्चा कर क्या होता था, देना पड़ता था। यहाँ उल्टा काम चल रहा था कि गरीबों को टैक्स देना है और अमीरों, कुलीन मतलब बच्चा ऐसा वर्ग जिसमें राजा आते थे, उनके बोल सकते हो रिश्तेदार आते थे। फादरी मतलब बच्चा वो वर्ग जिसमें क्या होता था, पूजा पाठ कराने वाले चर्च लोग क्या थे बच्चा, वो लोग शामिल थे। यानी अमीर लोग क्या कर, टैक्स नहीं दे रहे, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे। वाह रे भाई वाह। तो ये समाज में क्या था, अंतर था। और ये अंतर कहीं ना कहीं बच्चा एक वजह बन जाता है, किस चीज़ के लिए, फ्रांस की क्रांति के लिए एक वजह बन जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, और ये सब गलत हो रहा था। अब समझो ऐसा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अब सहे जा रहे हो, अब सहे जा रहे हो। उसके साथ साथ आपको कोई समझाने वाला भी आपको आ जाता है, भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो मेरे भाई तुम एक बार अपने आप के लिए, अपने अधिकार के लिए उठोगे, लड़ोगे। तो इनके साथ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था ना, कि जो शासक था वो सही तरीके से शासक नहीं था, जो समाज था उनमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नता थी, असमानता, भिन्नता नहीं बच्चा, समाज में क्या था, असमानता थी। यानी अमीरों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा, गरीबों को टैक्स देना पड़ रहा है। ये चीज़ तो हो ही रहा था। उसके बाद मध्य वर्ग जो थे बच्चा, ये निकल के आते हैं। और आपको बता दें बच्चा, जो मध्य वर्ग हैं ये किस वर्ग से निकल के आते हैं, जो श्रमिक वर्ग थे ना, इन्हीं वर्गों से क्या होते हैं, निकल के आते हैं। और कब आते हैं, जब क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, इंडस्ट्री लगना शुरू होता है, तो इन श्रमिकों वर्ग के पास क्या होता है, ज़्यादा पैसा आने लगता है। तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उससे ही एक नया समाज बनाते हैं। उस समाज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मध्य वर्ग बोलते हैं। तो जो मध्य वर्ग थे ये किस वर्ग से बच्चा निकले हुए थे, तो श्रमिक वर्ग से ही निकले हुए थे। और इनका जो उदय हुआ था ये कब हुआ था बच्चा, तो जो औद्योगिक क्रांति यानी जब इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया, उसके बाद क्या होता है बच्चा, मध्य वर्ग का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, और इस वर्ग में कौन कौन शामिल थे बच्चा, पढ़े लिखे शामिल थे। पढ़े लिखे क्या कौन कौन होंगे, व्यापारी लोग होंगे, उद्योगपति होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, लेखक होंगे, पत्रकार होंगे, यही लोग इसमें इस वर्ग में शामिल थे। और जो फ्रांस का मर्द वर्ग था ये कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। क्यों मेरे लाल, क्योंकि हम बोले अभी जस्ट क्या बोले हैं कि जो मध्य वर्ग है वो श्रमिक वर्ग से ही निकला है। और श्रमिक वर्ग पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कौन कर रहा था, कुलीन वर्ग अत्याचार कर रहे थे। तो इनको लगता अच्छे हमारे चाचा दादा को परेशान किया होता, अब तुमको हम परेशान करेंगे। बच्चा ये क्या करते थे, जो वर्ग थे वो कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानते थे। पहला पॉइंट यहाँ पर ये हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जो मध्य वर्ग थे ये समाज में और राजनीतिक रूप से क्या चाहते थे बच्चा, समानता चाहते। यानी ये चाहते थे समाज में सबको समानता मिले, यानी सब कर दे थोड़ा थोड़ा और सबको रिस्पेक्ट मिले, एक समान मिले। ठीक है, ऐसा कौन चाहता था, मध्य वर्ग चाहते थे। और ऐसा चाहने के लिए या फिर ऐसा स्थिति लाने के लिए बच्चा ये युद्ध या विद्रोह करने के लिए भी तैयार थे। वहीं पर जो दार्शनिक लोग थे इनका भी प्रभाव पड़ता है। और क्रांति, फ्रांस में जो क्रांति होता है उसमें सहयोग करते हैं। दार्शनिक का मतलब बच्चा कि जो कलाकार थे, जो लेखक थे, उनको ही बोला गया है दार्शनिक। ठीक है, तो फ्रांस के जो दार्शनिक थे बच्चा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रशासन की दुर्दशा व्यवस्था थी, यानी जो खराब व्यवस्था थी, उनकी जो कमियां थी, और फ्रांसीसी समाज में जो बुराई थी वो लोगों को बताते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को क्या करते बच्चा, बताते हैं। कौन बताता है, दार्शनिक लोग। दार्शनिक लोग मतलब कौन कौन आ सकते हैं, लेखक आ सकते हैं, कवि आ सकते हैं, कलाकार आ सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे कि जो फ्रांस का प्रशासन खराब व्यवस्था है और फ्रांसीसी जो समाज की बुराइयां, वो लोगों को क्या करते हैं, समझाते हैं, उनको बताते हैं, देखो भाई तुम्हारे साथ ये हो रहा है, देखो जाग जाओ। और जिसे यहाँ पर कुछ लेखकों को नाम दिया गया बच्चा,
ये लेखक क्या करते हैं, इनके विचारों की वजह से फ्रांस में क्या होता है बच्चा, कहीं ना कहीं क्रांति देखने को मिलता है। इन्हीं के विचारों से क्या होता है, क्रांति क्या होता है, शुरू हो जाता है। और फ्रांस के जो लोग थे वो दार्शनिकों के विचार से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जब दार्शनिक लोग क्या होते हैं, फ्रांस की जो बोल सकते हो जो खराब व्यवस्था है और फ्रांसीसी समाज की जो बुराइयां जब लोगों को बताते हैं, तो जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे बच्चा, वो क्या होते हैं, क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो 4 वजह थे बच्चे, कौन कौन, ये दार्शनिकों का प्रभाव, मर्द वर्गों का प्रभाव, और बच्चा एक समाज असमानता और असहयोग शासक। ये मुख्यतः 4 वजह थे जो कि फ्रांस में क्रांति होने के लिए बच्चा बोल सकते हो एकदम जरूरी थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, इसका भी ले लो। ठीक है, और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे तरीके से आपको स्क्रीनशॉट देने का समय नहीं दे रहा हूँ, तो कोई नहीं, आपका ये जो वीडियो है वो पड़ जाएगा। उसके बाद 1 मिनट का एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ना, तो 10 सेकेंड 55 सेकेंड में क्या करेंगे, सभी स्लाइड को 1 बाय 1 स्किप कर देंगे। 1.5-2 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आप क्या करिए, आंसर अच्छे तरीके से लिख लेना। ठीक है, समझाने के चक्कर में हो सकता है आप ध्यान न दें। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या था, यह क्यों चलाया गया था, कोई 2 कारण बताइए। तो असहयोग का मतलब भी होता है सहयोग न करना, सहयोग का मतलब होता है सहयोग करना, असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। तो असहयोग आंदोलन का तात्पर्य, मतलब, अर्थ यही होता है कि ब्रिटिश सरकारों का सहयोग नहीं देना। और ऐसा क्यों, क्योंकि गांधी जी का मानना था, और उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध बुक, जो उनका प्रसिद्ध बुक कौन है बच्चा, हिंद स्वराज, और कब ये बुक लॉन्च हुआ था, 1909 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इस बुक में उन्होंने लिखा था कि जो ब्रिटिश सरकार है ये अपना शासन इसलिए बना पाया है, अपना शासन इसलिए स्थापित कर पाया है क्योंकि हम उसका सहयोग कर रहे हैं। और जिस दिन से हम अपना सहयोग हटा लेंगे उसके 1 साल बाद वो जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो बच्चा सल्तनत है वो क्या होगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और उसके बाद स्वराज की क्या हो जाएगी, यानी आज़ाद हम हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर लिखा है मेरे भाई, जो हम बोले हैं वही यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लियो। ठीक है, चलते आगे। अब अगला क्वेश्चन बच्चा इसमें और था कि इसको चलाने के 2 कारण बताइए। हम 2 से ज़्यादा ला दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको चलाने के लिए बच्चा, जो असहयोग आंदोलन था उसको चलाने के लिए बहुत वजह थे। 2 ही बताया गया, तो आप अपने एग्जाम में 2 ही बताइएगा, बस उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला वजह अगर बताया जाए बच्चा, तो पहला वजह यही एकदम चिक चिक कर बता रहा है। क्या बोल रहा है कि जो भारतीय व्यक्ति है वो ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार से सहयोग ना करे। ये इसीलिए चलाया गया था क्योंकि भारतीय व्यक्ति किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का यही मानना था कि हमारे सहयोग से ही वो शासन कर पा रहे, अपना संतुलन, यानी अपना बोल सकते हो कि अपना प्रभुत्व भारत में अपना पाए थे हमारे सहयोग से ही। तो गांधी जी बोले अपना सहयोग ही हटा दो, वो खुद ही हट जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया बच्चा क्लियर हमारा। दूसरा पॉइंट कि जो विदेशी वस्तुएं थे उसके बहिष्कार के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, और वहीं जो स्वदेशी थे इन वस्तुओं को अपनाने के लिए, जैसे कि खादी कपड़ा होगा, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। और आपको पता है, क्या पता है बच्चा, जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसका मेन वजह जो था ये था कि जो खलीफा आंदोलन है और जो स्वराज है इनको सफलपूर्ण बना सके, इसलिए इस आंदोलन को लाया गया था। और राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी की भावना लोगों में जगा सके, इसलिए इस आंदोलन को बच्चा क्या किया गया था, चलाया गया था। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से चिक चिक क्या बोल रहा है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ओहो, करते बच्चा ना, देखो बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है इसका वर्णन हमको करना है, और इसका बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था का जो आंसर बच्चा, ये आपका आंसर नहीं है, आपको अपने बाय द वे ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो क्यों लिखे हैं, ताकि आपको समझाने के लिए। इसका मुख्यतः ना, फिर सुनो, इसका जो मुख्यतः आंसर बच्चा इस पेज पर नहीं, इस स्लाइड में नहीं, इस स्लाइड में आप यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, और आगे भी होगा शायद, हाँ यहाँ तक ना। तो ये स्लाइड और ये स्लाइड
ये दोनों स्लाइड किसका आंसर है बच्चा? इसका आंसर है, ये जो लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सुनिए क्या लिखे हैं बच्चा। तो बेल्जियम में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, ये जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि वहाँ का पहले समाज कैसा था, ठीक है। विशाल सर देखो मैप आवा था पूरा, ठीक। तो देख सकते हो बच्चा यहाँ पर जो मैप है वो किसका मैप है? बेल्जियम का मैप है ना। ये जो आप मैप देख पा रहे हो अपने खूबसूरत से फ़ोन पर, तो क्या देख पा रहे हो? ये किसका मैप है बच्चा? ये कौन सा देश है बच्चा? तो बेल्जियम देश है। और जो बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा क्या है? देश है ना। चलते बच्चे अपने आंसर की तरफ और समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, जो बेल्जियम था वो मुख्यतः 2 क्षेत्रों में बटा था ना? और यहाँ पर जो सामाजिक संरचना थी बच्चा जटिल थी। जटिल का मतलब बहुत ही जो संरचना मतलब समाजों में जो संरचना है वो क्या था? जटिल था, ठीक है। बेल्जियम की कुल संख्या का 59% भाग किस क्षेत्र में रहते थे बच्चा? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। समझा रहे हैं हम क्या बोले हैं? बेल्जियम मुख्यतः 2 भागों में बटा था। एक फ्लेमिश, कहाँ किस भाग में बच्चा? फ्लेमिश। एक क्षेत्र कौन सा? फ्लेमिश क्षेत्र होता है। और दूसरा जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये कौन सा क्षेत्र था? वेलोनिया, वेलोनिया क्षेत्र, ठीक है। कहानी सुनने के लिए तैयार? मुस्कान के साथ एकदम बैठे रहो, हंसी के साथ सुनो। फ्लेमिश इलाके में कितने लोग रहते थे बच्चा? कुल संख्या यहाँ पर कितना प्रतिशत था? 59% था। और वेलिनिया क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनकी संख्या कितना था बच्चा? 40% थे, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते बच्चा? वो फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे। कौन सा भाषा प्रयोग करते थे? फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे। और फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो किस भाषा का प्रयोग करते बच्चा? वो डच भाषा का प्रयोग करते थे। तो क्या बताया गया आपको? यहाँ तक अभी यही बताया गया है कि जो बेल्जियम था मुख्यतः उसके 2 क्षेत्र थे, एक फ्लेमिश एक वेलोनिया। फ्लेमिश में जो कुल संख्या था वो कितना था बच्चा? 59% संख्या था। और यहाँ के लोग जो 59% लोग जो फ्लेमिश में रहते थे वो कौन सा भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। वही वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले कितने प्रतिशत रहने वाले लोग थे बच्चा? 40% लोग रहने वाले थे। और वो कौन सा भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। आप अपने मैप में देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू कलर में क्या किया गया है बच्चा? लिखा गया, ड्रॉ किया गया ऐसे ऐसे ब्लू, यहाँ पर कुछ ब्लू रंग का बनाया गया हुआ। ये जो ब्लू वाला इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सा भाषा बोलने वाले लोग थे? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। कौन सा भाषा बोलने वाले थे बच्चा? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, जो कि मात्र 1% पाए जा रहे थे। तो अब कुल अगर मिला लोगे तो जनसंख्या कितना होगा? 100% हो गया। तो अब देख सकते हो बच्चा क्या कि एक ही देश में रहने वाले 3 भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ का जो समाज था थोड़ा जटिल था ना। क्या था बच्चा? जटिल था। और ये तो आप पूरे देश में देखो, देश का जो ये हमारा बेल्जियम है, इस देश का जो राजधानी है यहाँ की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डच भाषी लोग थे और जो फ्रेंच भाषी थे, हम फ्रेंच को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डच भाषा बोलने वाले लोगों को डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो राजधानी कौन सा बच्चा? ब्रुसेल्स था ना ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की क्या है? राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कौन बच्चा? ब्रुसेल्स है, जो कि यहीं पड़ता है। और इस इलाके में डच भाषा बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत पाए जा रहे थे? 20% पाए जा रहे थे। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत पाए जा रहे थे बच्चा? 80% पाए जा रहे थे। एक बार ध्यान से आराम से देखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, देख लो एक बार आप आराम से ना। आप अगर ध्यान से देखोगे क्या देखोगे कि जो बेल्जियम देश है यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले 59% हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या हो जाता है बच्चा? इसके राजधानी यानी ब्रुसेल्स में हो जाता है कि डच बोलने वाले 20%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80%। अब अगर हम टोटल बात करें,
टोटल अगर बात करें बच्चा, अब यहाँ पर हमें समय बताने की ये हमारे पास समय नहीं है और आपके पास समय नहीं है, क्योंकि हम अनसॉल्व करवा रहे हैं बच्चा। इस बात को फील करो, जो बताया जा रहा है वो फैक्ट यहाँ बताया जाएगा, गलत नहीं बताया जाएगा। अगर हम संपूर्ण अगर पूरा निचोड़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये निचोड़ निकलेगा कि बेल्जियम राज्य में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जा रहा था वो कौन सा भाषा बोला जाता था बच्चा? डच भाषा बोला जा रहा था। जो कि डच भाषा किस इलाके में रहते थे? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। यह बात जान लिए। क्या हम बात जाने हैं कि जो फ्लेमिश लोग थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी और वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम थी ना। लेकिन पावर में बात करें तो पावर में बच्चा वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पावर ज़्यादा था और फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोगों की जो पावर थी वो कम थी। तो क्या होता है, जो डच भाषा नहीं, यहाँ डच है, यहाँ हमको करना चाहिए, जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे बच्चा, इनके बीच में विवाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो ध्यान सुनो, इनकी जनसंख्या ज़्यादा, इनकी जनसंख्या कम, बट पावर किसके पास है? इनके पास पावर ज़्यादा। तो आपस में बोल सकते हो बच्चा कहीं नहीं थी ताशमेश आ जाता है। आपस में क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि तनाव देखने को मिल जाता है। किसके किसके बीच में? फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। और कब आता है बच्चा? तो यहाँ पर आराम से लिखा है, ध्यान से पढ़ना। 1950 और 1960 में ये देखने को मिलता है कि फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों समूहों के बीच में क्या हो गया? तनाव बढ़ने लगा था। ठीक है, ऐसा हाल बन गया था। अब जब ऐसा हाल बन जाता है तो जो बेल्जियम में रहने वाले जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा? कुछ ऐसे शासन व्यवस्था को अपनाते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में जो तनाव बढ़ रहा था वो तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हम पहले बेल्जियम का जो सामाजिक बनावटी था वो समझे हैं। अब इसको समझ लिए हैं तो हम आसानी से हम बच्चा इसका जो आंसर होगा वो समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था अपनाया गया था ना, बेल्जियम अरे यार, बेल्जियम की शासन नहीं बच्चा न है न? शासन व्यवस्था। ठीक है, ये देखते हैं। जैसे अगर हम बताएं अपने देश में जो शासन व्यवस्था किस तरीके से किया जाता है? तीन तरीके से किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और स्थानीय सरकार के द्वारा। तो बेल्जियम में जो अपनाया गया था वो कितने बोल सकते हो, कितने टाइप का शासन व्यवस्था था बच्चा? चार टाइप का ना। एक क्या बनाया जाता है? केंद्र शासन। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? एक केंद्र सरकार बनाया जाता है और एक यहाँ पर कौन होता है? राज्य सरकार होता है और एक यहाँ बनाया जाता है बच्चा सामुदायिक सरकार। ठीक है, और एक जो था यहाँ बच्चा कौन सा राज्य बनाया जाता है? ब्रुसेल्स सरकार बनाया जाता है। तो ऐसा व्यवस्था अपनाया गया था कहाँ बच्चा? बेल्जियम में अपनाया गया था। ऐसा क्यों? ताकि जो ये समुदाय थे इन देशों में उनके बीच में तनाव न हो। और इस सरकार में क्या क्या बातें हुई थी? तो केंद्र सरकार में ये कहा गया कि यहाँ पर जो सांसद होंगे, यहाँ पर सांसद में डच भाषा और फ्रेंच भाषा के जो क्या होंगे बच्चा? नेता होंगे, जो क्या होंगे? लीडर होंगे। उनकी जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या क्या होगी बच्चा? समान होगी। ये बात कहा गया था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या हम बोले हैं? केंद्र सरकार में ये व्यवस्था अपनाया गया कि संसद में जो डच होगा और जो फ्रेंच होंगे इनकी नेता की जो क्या होगी बच्चा? संख्या होगी। नेता की जो क्या होगी? संख्या होगी
वो क्या होगी, समान होंगी। यानी जितना संसद में डच लोग जाएंगे उतने ही फ्रेंच वाले संख्या भी संसद में जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो भी निर्णय लिया जाए संसद में, जो भी नियम बनाया जाए, वो नियम क्या हो बच्चा, दोनों समुदाय के लिए सही हो, कोई एक तरफा निर्णय यहाँ पर ना लिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, जो अभी जस्ट समझे हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यह जो हमारा आंसर था इसका, इस बात को क्या करते हैं बच्चे, हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, अभी केंद्रीय सरकार आपको समझा है इसलिए केंद्रीय सरकार वाले पॉइंट उठाए हैं। केंद्रीय सरकार क्या करता है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों, नेता मतलब बच्चा मंत्रियों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान रहेगी। और कुछ विशेष कानून पर बच्चा, कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषी समुदाय क्या होंगे, उन पर बहुमत अपना क्या देंगे, समर्थन देंगे तब। और ऐसा इसलिए किया गया कोई भी निर्णय एक तरफा फैसला ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या बच्चा, अब इसको इरेज कर लेते हैं। अगर हम आपको समझा दिए हैं ना, अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ले लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद अगर समझाना चाहें ना तो इसको इरेज करने के बाद अब समझाना चाहेंगे हम किसके बारे में, राज्य सरकार के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। राज्य सरकार में बस इतना बोल दो, राज्य सरकार जो था वो केंद्र सरकार से आज़ाद था, यानी केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप राज्य सरकार में नहीं होगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, और सामुदायिक सरकार, इसमें क्या था बच्चा, सामुदायिक सरकार इसलिए बनाया गया था ताकि सभी समुदाय के लोग मतलब सभी भाषा बोलने वाले लोग क्या करें, अपने समुदाय को चुन सके। यानी जर्मन भाषा बोलने वाला भी अपने समुदाय को चुन सके, फ्रांस भाषा बोलने वाला भी बच्चा अपने समुदाय को चुन सके, और डच भाषा बोलने वाला भी अपने सामुदायिक सरकार को चयन कर सके। और सबसे पॉइंट ये है कि केवल एक भाषीय लोग एक ही समुदाय को चुन सकते हैं। यानी जैसे जर्मन भाषा बोलने वाला लोग केवल जर्मन भाषा समुदाय को ही चुनेगा, यानी कि डच समुदाय को चुनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केवल एक, मतलब कहने का मतलब जो सामुदायिक सरकार था इसमें ये बोला गया था कि एक भाषीय लोग एक ही समुदाय को क्या करेंगे, उनका चयन करेंगे। ठीक है, और ब्रुसेल्स में बच्चा, ब्रुसेल्स में क्या किया गया, यहाँ पर भी वैसा ही बोल सकते हो कि व्यवस्था अपनाया गया। कैसा व्यवस्था, जैसा केंद्र सरकार में व्यवस्था अपनाया गया था, अर्थात ब्रुसेल्स में भी यही व्यवस्था अपनाया गया कि यहाँ पर जो डच होंगे और जो यहाँ पर कौन होंगे, फ्रेंच मतलब एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डच मतलब कि डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी जो संख्या होगी संसद में वो क्या हो जाएगी बच्चा, क्या होगी, समान होगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर भी निर्णय लिया जाए वो कैसा हो निर्णय लिया जाए, एक समान निर्णय लिया जाए। तो ऐसा शासन व्यवस्था हमको कहाँ देखने को मिलता है बच्चा, बेल्जियम में देखने को मिलता है। ये समझा दिया गया और ये हमारा आंसर हो गया। केंद्र सरकार में कैसा था बच्चा, ये बता दिए। और राज्य सरकार में बात क्या किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियाँ देश के दो इकाइयों यानी दो क्षेत्रों, दो क्षेत्र थे उसको क्या करता है, बांट देता है ना। जो केंद्र सरकार है अपने अनेक शक्तियों को क्या करता है, दो इलाकों में क्या करता है, क्षेत्रीय सरकारों को क्या करता है बच्चा, सुपुर्द मतलब कि दे देता है। इसका मतलब समझ लो कि देना, इसका मतलब क्या होता है, दे देना। जो केंद्र सरकार होता है अपने पूरे अनेक शक्तियों को दो इलाकों में बांट देता है, दो इलाकों में बांट देता है, नहीं दो राज्यों में बांट देता है। ठीक है, और क्या बोले बच्चा, ब्रुसेल्स में क्या था, अलग ही सरकार बना था और इसमें दोनों समुदायों का क्या था, जो समान प्रतिनिधित्व थे। वही बात, दोनों समुदाय मतलब जो डच और जो फ्रेंच है इनकी जनसंख्या क्या होगी, संसद में समान होगी। ठीक है, और जो सामुदायिक सरकार था इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ पर तीसरे स्तर की भी एक सरकार थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का जो चुनाव है एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। इस सरकार का जो चुनाव होगा वो कौन बोल सकता है, एक ही भाषीय बोलने वाले लोग कर सकते हैं, यानी एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते हैं। यानी डच भाषा बोलने वाला डच समुदाय सरकार को चुनेगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले फ्रेंच सामुदायिक सरकार को चुनेंगे, उसी तरह से जर्मन भाषा बोलने वाले जर्मन समुदाय सरकार को चुनेगा। और सामुदायिक जो सरकार बना रहे थे इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ये सरकार
इसका काम क्या होता है कि हर प्रकार के जो यहाँ पर सामुदायिक सरकार होंगे वो क्या करेंगे, अपने अपने संस्कृति, शिक्षा और भाषा के क्या करेंगे, जो इन मुद्दों पर क्या करेंगे बच्चा, फैसले लेंगे। कौन? सामुदायिक सरकार। ठीक है, ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर रहे हैं हम, संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था क्या होता है? संघीय व्यवस्था बच्चा एक ऐसा व्यवस्था जिसमें जो बोल सकते हो कि सरकार की शक्ति है, जो पावर है, वो विभिन्न स्तरों की सरकार में बांट दे। यानी ले दे के मतलब जो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का, पावर का बंटवारा ही क्या कहलाता है, संघीय व्यवस्था कहलाता है बच्चा। यही देख लो, जो संघीय व्यवस्था होता है ना, इसमें क्या होता है, सत्ता को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे यहाँ ना केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, स्थानीय, यानी स्थानीय मतलब जो आपके प्रधान आते हैं, ये ये कौन सी सरकार में शामिल है, स्थानीय सरकार में शामिल है। ठीक है, तो 3 टाइप का सरकार बच्चा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय सरकार के पास कुछ पावर होता है, राज्य सरकार के पास कुछ पावर होता है, सत्ता होता है, और केंद्रीय सरकार के पास पावर होता ही होता है, सत्ता होता ही होता है। तो लेकिन ले देकर ये समझ सकते हो, जो सत्ता है वो क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चा। और संघीय व्यवस्था का क्या है, कुछ विशेषताएं, उनको देख लेते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक टाइप की क्या होते हैं, सरकार होते हैं। और इस व्यवस्था में क्या होता है, एक ही नागरिक पर क्या होते हैं, अलग अलग स्तर की सरकार क्या करती है, शासन करती है। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ले तो हम लोग के ऊपर बच्चा केंद्र सरकार भी शासन कर रहा है, राज्य सरकार भी शासन कर रहा है। तो केंद्र सरकार एक अलग स्तर का है और राज्य सरकार एक अलग स्तर का है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही नागरिक पर, आप अपने पर ले लो, हम अपने आप पर ले लेते हैं। हमारे ऊपर केंद्र सरकार भी शासन कर रहा है, राज्य सरकार भी शासन कर रहा है। ठीक है, और जो संघीय व्यवस्था बच्चा होता है ना, एक ही नागरिक को क्या होता है, दोहरी नागरिकता मिलता है। बट ऐसा जो सिस्टम है इंडिया में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमें जो नागरिकता मिलता है, एक ही नागरिकता मिलता है ना, हमें दोहरी नागरिकता नहीं मिलता है। लेकिन इस व्यवस्था में दोहरी नागरिकता मिलता है। अब समझो मेरी बात को, हम क्या बोले, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। हम ये बोले संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता लोगों को मिलता है, बट ऐसा व्यवस्था इंडिया में बस नहीं है। अगला बच्चा बोल रहा है कि कोई भी मौलिक नियमों पर, मौलिक का मतलब होता है ऐसे नियम जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोग है, उन नियमों पर अगर कोई भी बदलाव करना है तो केवल एक स्तर की सरकार से ये नहीं होगा। दोनों स्तर की सरकार के समर्थन से ही मौलिक नियमों में परिवर्तन हो सकता है। और जैसे 2 भाई होते हैं ना, तो दोनों भाई का क्या होता है बच्चा, अधिकार, माता पिता क्या होते हैं, बांटे होते हैं। तुम्हारा ये काम करने का अधिकार है, तुम्हारा वो काम करने का अधिकार है। उसी तरह से जो अलग अलग स्तर के सरकार है, उनका जो अधिकार है हमारे संविधान में क्या है बच्चा, अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक, वही बात बताया गया। और जो विभिन्न स्तर के सरकार है, यानी चाहे केंद्र सरकार हो बच्चा, चाहे राज्य सरकार हो, इनके जो राजस्व है, राजस्व मतलब ले दे का मतलब पैसा से बात हो रहा है ना, राजस्व के लिए अलग अलग स्रोत है। यानी केंद्र सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा, राज्य सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा, ये हमारे संविधान में अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो बच्चा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन कीजिए, भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए ना। करते बच्चा, जो गेहूं है, ये जो गेहूं फसल है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फसल का उपयोग किया जाता है खाने के लिए वो कौन है, चावल है। उसके बाद क्या आता है, गेहूं आता है। तो यही बात बोला गया, गेहूं जो है चावल के बाद दोनों भारत की दूसरी, एक मिनट ये हटा दीजिए ना, गेहूं चावल के बाद भारत की दूसरी, हाँ ये सही ना, गेहूं जो है बच्चा वो दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है, प्रमुख खाद्य फसल है। किसका, भारत का बात करें। ठीक है, और जो गेहूं की बोल सकते हो कि यहाँ पर जो बोला गया था, हमसे क्या पूछा बच्चा, भौगोलिक परिस्थितियाँ बताना है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो गेहूं हम उगाते हैं, कब उगाते बच्चा, ठंडी के मौसम यानी शीत ऋतु में क्या करते हैं, उगाते हैं। और पकने, जब ये पकते हैं तो उस समय कैसा धूप चाहिए, खिली धूप चाहिए। खिली धूप का मतलब कि ज़्यादा ना ही कम धूप और ना ही ज़्यादा धूप, यानी हमको मिडिल में टेम्परेचर चाहता है। ठीक है,
और बोते समय हमको क्या चाहिए, ठंडा समय चाहिए ना। और बोते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और जब हम गेहूं की फसल काट रहे हैं बच्चा, तो उस समय 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गेहूं की फसल के लिए जो हमको बारिश चाहिए वो कितने से कितने बीच के लिए चाहिए बच्चा, तो 50 से 75 सेमी वर्षा हमें हर साल चाहिए। किस चीज़ के लिए, फसल उगाने के लिए। कौन सा फसल उगाने के लिए बच्चा, गेहूं का फसल उगाने के लिए। और गेहूं का फसल अगर हम उगा रहे हैं तो जो अनुपयोग पानी है उनके निकास का भी सुविधा होना चाहिए। हमारे ज़मीनों में अनावश्यक यानी जो हमको जिस पानी की हमें ज़रूरत नहीं है उस पानी के निकास के लिए भी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गेहूं का फसल के लिए पानी कम चाहिए। अगर ज़्यादा पानी होगा तो फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। और जो भारत में गेहूं उगाए जाते हैं ये प्रमुख, अगर बात करें ना, हर जगह उगाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख बात करें यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो गेहूं उगाया जाता है वो मुख्यतः बोल सकते हैं 2 प्रमुख क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो कि बच्चा उत्तरी पश्चिम के गंगा सतलुज के मैदान पर ना। और जो दूसरा पॉइंट अगर बोलें तो दूसरा पॉइंट क्या है, दक्कन का जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है वहाँ पर पाया जाता है। यानी कि बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, पंजाब, इधर के इलाके की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो और दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछा था कि भारत में जो गेहूं फसल उगाया जाता है उसके हमें प्रमुख उत्पादकों क्षेत्र राज्य बताइए, यानी किन किन इलाकों में, किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाए जाते हैं। तो बच्चा भारत में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उगाए जाते हैं, जो कि आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। और चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला जैव विविधता क्या है, यह मानव के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ये बायोलॉजी का आंसर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो सर, कोई कहीं का भी आंसर, हमको आंसर समझने से मतलब है। जैव विविधता, जैव शब्द जो है बच्चा वो जीव से मतलब होता है, और विविधता का मतलब होता है भिन्नता, अंतर। जैव का जो मतलब है बच्चा, इसमें ये बताया गया जो जैव विविधता है ये 2 शब्दों से बना है, जिसमें कि एक कौन है जैव, दूसरा कौन है विविधता। जैव का मतलब होता है बच्चा जीव से या फिर जीवित जीवन से मतलब होता है। वहीं अगर बात करें विविधता का मतलब होता है बच्चा भिन्न, विभिन्न यानी भिन्न या अंतर से संबंध होता है। जैव का संबंध किससे है, किसी एक जीव से संबंध है। और जो विविधता होता है उसका संबंध बोल सकते हो कि बच्चा किससे होता है, भिन्नता से होता है, अंतरों से होता है। ठीक है। अब इसका जो डिफिनेशन बनाएंगे एकदम सिंपल सा हम डिफिनेशन बनाएंगे। सिंपल सा बस ये कह दो कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, इनमें जो भिन्नता पाए जा रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव भिन्नता कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात। पृथ्वी पर जो मौजूद कौन कौन है बच्चा, जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधा है, इनमें ही जो डिफरेंस, जो भिन्नता पाया जाता है उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, जैव विभिन्नता कहते हैं ना। यहाँ पे उदाहरण लें तो आप अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर देखो कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जीव पाए जाते हैं। पौधों में अलग अलग वैरायटी के पौधे होते हैं ना। अगर जंतुओं की बात करें ना तो अलग अलग प्रकार के जंतु हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो ये जो जीवों के बीच में आप अंतर देख रहे हो, इसी अंतर को, जीवों के बीच में जो आप अंतर देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, जैव विविधता कहते हैं। अब इसका जैव विविधता का जो क्या महत्वपूर्ण है मानव के लिए, उस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके लिए हैं ही। जो जैव विविधता होता बच्चा वो मनुष्यों को उपभोग और उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि मनुष्य का जो उपभोग यानी मान लीजिए मनुष्यों को कुछ चीज़ खाना है ना, कोई चीज़ का सेवन करना है, तो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पेड़ों के पास फल ले लेंगे, या फिर कुछ ऐसे एनिमल के पास जाएंगे जहाँ से उनको क्या मिले, खाना मिल जाए। जैसे कि अगर बात करें गाय से क्या लिए, दूध ले लिए ना, मुर्गी से क्या ले लिए, अंडा ले लिए, या फिर बहुत से मनुष्य होते हैं जो मुर्गियों को ही खाते हैं। तो वहाँ उनका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। कौन भोग कर रहा है, मनुष्य कर रहे हैं। या फिर कोई चीज़ हम बना रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, कोई चीज़ का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ता है वो कहाँ से मिलता है बच्चा, हमें जैव विविधता से ही मिलता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, घबराओ मत, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया गया है ना। अगर यहाँ पर बात करें जैसे किसान, तो किसान जो होता है वो अनेक प्रकार के फसलों पर बच्चा क्या होता है, फसलों को तैयार करते हैं और उनका जीवन उन पर ही निर्भर करता है। यानी जो किसान होते हैं वो अनेक प्रकार के क्या करते हैं, फसलों को तैयार करते हैं और
जो अनेक प्रकार के फसल तैयार करते हैं उन पर ही किसानों का जीवन क्या होता है बच्चा, निर्भर होता है। उसी तरह से अगर मैं बात करें मछुआरों की, तो मछली का क्या करते हैं बच्चा, पकड़ते उसको बेचकर उसको खाकर क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। उसी तरह से बात करें जो लकड़ी श्रमिक होता है, वो लकड़ी पौधों से लकड़ी लेगा, उसको बेचेगा, उससे क्या करेगा, अपना घर द्वार चलाएगा। तो आप यहाँ पर खुद समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर जो किसान की बात की है, मछुआरे की बात की है, और जो यहाँ पर लकड़ी श्रमिक है, ये किस पर डिपेंड है, ये जैव विविधता पर ही तो डिपेंड है। इन लोग का जो जीवन चल रहा है, किससे जीवन चल पा रहा है, वो जैव विविधता की वजह से ही जीवन चल पा रहा है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते बच्चा। जो जैव विविधता होता है वो किस चीज़ में समर्थन देता है, पारिस्थिति की जीवन समर्थन में भी उपयोग है। जो जैव विविधता होता है वो पारिस्थितिकी जीवन में भी क्या करता है, समर्थन देता है। यानी जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम को बनाने के लिए भी क्या करता है, जो जैव विविधता है बच्चा, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे हम ऑक्सीजन मिल रहा है ना, हम लोग को जैसे कि ऑक्सीजन मिल पा रहा है, पेड़ों को जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल पा रहा है, हमें बहुत जगहों से क्या मिलता है, दवाइयाँ मिल पाता है। हमारा जो उपचार होते हैं वो किसके वजह से हो पा रहे हैं, ये किसके वजह से हो पा रहा है भाई, ये जैव विविधता की वजह से ही हो पा रहा है। जैव विविधता का मतलब कि इस पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के क्या पाए जा रहे, जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे, इनके वजह से ही हमारा पूरी अच्छे तरीके से इकोसिस्टम चल रहा है, पारिस्थितिकी जीवन चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ बात किया गया। मनोरंजन के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, जो जैव विविधता उसका उपयोग करते हैं। जस्ट लाइक मेरा मन नहीं कर रहा, हम उदास है, हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि दो छोटे छोटे बिल्लियों को खेलते हुए आपस में देख लेंगे, हम खुश हो जाएंगे ना। या मेरा मन नहीं लग रहा है, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगा, पेड़ पर गए, वहाँ से फल ले लिए, हाँ, मछलियों को तैरते हुए देख लिए। तो इन लोग को देखकर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को क्या हो जाते हैं, इन लोग को देखकर हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मनोरंजन आ जाता है। तो हमारे अंदर जो मनोरंजन आया किसके वजह से, इन लोग की वजह से, और इन्हीं से क्या बना, जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता मनोरंजन के लिए भी क्या होता है, उपयोगी होता है। भाई यही लिखा गया है, देखो यही लिखा, जो हम बता रहे वही लिखा गया, बस अपने से पढ़ लेना है। हम गाँव जो गाय होते हैं उनके साथ खेल लेते हैं। संस्कृति ना, हमारे बहुत सारे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी जैव विविधता से जुड़े हुए हैं। जैव विविधता का मतलब भी होता है, बार बार बता रहे हैं, पेड़ पौधे जंतु में जो अंतर होते हैं उन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती है, जैव विविधता से जुड़ी होती हैं। मतलब कि हमारी जो हमारे आध्यात्मिक यानी जो हमारे धर्म वाली भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बच्चा जैसे कि पेड़ों से या जंतुओं से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अगर बोले नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इनसे भी हमारा क्या होता है, धार्मिक भावना जुड़ा हुआ रहता है। जो वैज्ञानिक होते बच्चा, उनके जीवन में भी जैव विविधता क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, भूमिका अपना निभाता है। क्यों, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो जैव विविधता पर ही क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। जैव विविधता के अंदर क्या आता है बच्चा, आप बोलें बहुत जो विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्या हैं जानवर है, इन्हीं को मिलाकर क्या बनना है, जैव विविधता बनता है। और इन्हीं पर क्या करते हैं वैज्ञानिक, क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, जो कि लास्ट है, लॉन्ग वाला। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखो, अर्थव्यवस्था से हम ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं बच्चा, उत्पादन क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्षेत्र की जगह पर बच्चा क्षेत्रक भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इन क्षेत्रों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगर बात करें तो इन क्षेत्रों के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। और क्या होता है बच्चा, ये जो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा, राष्ट्रीय आय की वृद्धि में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों को वजह से, किन क्षेत्रों की वजह से अभी बाद में बात किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्रक आते हैं उनकी वजह से क्या होता है बच्चा, रोजगार की अवसर पैदा होता है। ठीक है, अब अगर बात करें अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में क्या होता है बच्चा, प्राथमिक को एक पॉइंट और जान लीजिए, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। और इसमें जैसे कि जो भी प्राकृतिक उत्पादन होता है वो किस में आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। जैसे मछली का पालन करना है ना, या किसी चीज़ का खनन करना है,
कोई भी चीज़ को क्या करना है, मिट्टी से निकालना है, पशुपालन करना, ये किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्रक में ही थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए एक इंसान है जिसने क्या किया है, ये किसका फसल बनाया है, कॉटन का फसल बनाया है, कॉटन का फसल कोई बना नहीं सकता, उगाया है। एक व्यक्ति है एक किसान है जिसने क्या किया है, कॉटन यानी सूती का बोल सकते हैं, सूती का क्या किया है, फसल उगाया है। अब ये जो सूती का फसल उगा रहा है वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। और यहाँ से सूती का प्रयोग कर कर क्या बना लिया जाए, यदि कपड़ा बना लिया जाए, तो जो हम कपड़ा बनाए हैं तो क्या किए हैं, जो प्राथमिक वस्तु था उसमें कुछ क्या किए, रूपांतरित किए हैं, हम मास्टर जी किए हैं। तो जो प्राकृतिक वस्तुओं में अगर हम उसमें कुछ रूपांतरण कर देते हैं तो वो चीज़ किस में आ जाता है बच्चा, द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है ना। ठीक है, वही बात। और तृतीय क्षेत्र में बच्चा सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, शिक्षा हो गया। जैसे हम क्या कर रहे हैं, सेवा ही दे रहे हैं आप लोग को, तो हम किस में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा खत्म हुआ। और इसमें जो हमारा बच्चा की द्वितीय क्षेत्र की विशेषताएं बताएं, तो द्वितीय क्षेत्र की जो विशेषता होता है बच्चा, बहुत सारे हैं ना, क्या बच्चा, बहुत सारे विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र कब आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के बाद आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो जो प्राकृतिक उत्पादन होता है, उन्हीं प्राकृतिक उत्पादनों का हम लोग क्या कर दे बच्चा, विनिर्माण कर दे। विनिर्माण का मतलब उनमें कुछ क्या कर दे, चेंज कर दें। तो जो भी गतिविधियां होंगी प्राकृतिक उत्पादन को चेंज करते समय जो भी हमारी गतिविधियां होंगी, वो गतिविधियां वो किस में शामिल हो जाएंगी बच्चा, द्वितीय क्षेत्रक में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चा, यहाँ पर वस्तुओं को प्राकृतिक रूप से नहीं, मतलब बोल सकते हो कि द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है कि वस्तुओं को सीधे रूप से प्राकृतिक उत्पादन से प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक वस्तु होते हैं उनमें क्या करते हैं, कुछ हम लोग विनिर्माण करते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, उस बदलाव से हमें नया वस्तु मिलता है। जैसे एग्जाम्पल ये थे, हाँ, कॉटन का पौधा कोई एक किसान उगाया, हमें कॉटन मिल गया, और कॉटन से हम क्या बना लिए, कपड़ा। तो जो कपड़ा बना रहे हैं वो किस क्षेत्रक में आएगा, वो हमारे आएगा द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। ठीक है जी, ठीक है। और ये जो द्वितीय क्षेत्रक का काम धाम होता है वो कहाँ होगा, कारखानों में होता है, या फिर छोटे मोटे घरों में भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, कपास से ना, पौधे से जो हम लोग क्या निकालते हैं, कपास निकालते हैं, उसका हम लोग जो सूती कपड़ा बनाते हैं। तो हो सकता है कारखाने में भी बना लें, और बड़ा सा कोई घर हो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, विकास की अवधारणा क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आएगा। यहाँ पे बोला है विकास की अवधारणा क्या है, यानी विकास का मानना क्या होता है। तो अवधारणा का मतलब होता है मानना। अलग अलग व्यक्तियों का जो विकास का मायने है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बच्चा जो विकास है ना, ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब एक लगातार प्रक्रिया है। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे इस चैनल पर आज अगर मान लीजिए ना इस वीडियो के थ्रू 1000 लाइक हो जाता है, तो अगला जो हमारा वीडियो पड़ेगा वहाँ पर मेरा सोच हो जाएगा कि मुझे 10,000 लाइक चाहिए। तो ये जो विकास है वो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। मान लीजिए 10,000 लाइक आ जाएगा तो हम 1 लाख के बारे में सोचेंगे, 1 लाख आ जाएगा तो हम 10 बोल सकते हो 1 मिलियन के बारे में सोचेंगे। ले देकर समझिए कि ये जो विकास की जो धारणा होती है वो लगातार धीरे धीरे क्या होती है, लोगों की चेंज होती जाती है ना। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, उसको साइकिल चाहिए, साइकिल के बाद उसको बाइक चाहिए, बाइक के बाद उसका अलग ही डिमांड होने लगता है, कि उसका जो कहने का मतलब जो उसका विकास है, उसकी जो धारणा है, उसकी जो मानना है, वो क्या हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होता है विकास का, वो क्या होता है बच्चा, सतत होता है, लगातार होता ही जाता है। ठीक है, और जो विकास की अवधारणा यानी विकास की जो मान्यता होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुधार कैसा चाहते हैं ना, हम एक्चुअली चाहते कैसा है, तो डिपेंड होता है कि हम किस टाइप का विकास चाहते हैं। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण लें तो हो सकता है कोई चाहता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल की जगह पर एक 4 व्हीलर आ जाए,
और हो सकता है कोई ये सोचे कि कोई व्यक्ति दूसरा हो जिसका ये मानना हो कि उसको साइकिल की जगह पर क्या चाह रहा है, एक बाइक चाह रहा है। तो हम क्या चीज़ चाहते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर में विकास की अवधारणा क्या होगी। ठीक है, विकास के बच्चा कई पहलू हो सकते हैं ना, यानी बोल सकते हो जो विकास हम चाहते हैं वो उसके बहुत वजह हो सकते हैं। हम अलग अलग टाइप का विकास चाह सकते हैं। हम आर्थिक रूप से विकास चाहते हैं, हम सामाजिक रूप से विकास चाहते हैं, हम राजनीतिक रूप से विकास चाहते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से विकास चाहते हैं, हम पर्यावरणीय रूप से भी विकास चाहते हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा पूरा लिखे नहीं है, बस समझा देंगे आप लोग को कि आर्थिक विकास में ऐसे समझिए कि कुछ लोग का हो मतलब ये मानना होता है कि यदि उनके आर्थिक स्थिति में विकास हो जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है जिसका सैलरी 25,000 पर मंथ है, तो अगर उसका सोच है कि विकास तभी हो पाएगा जब उसका सैलरी कितना होगा, 50,000 पर मंथ होगा, तो वो हो गया बच्चा आपका आर्थिक। ठीक है, उसी तरह से सामाजिक, कुछ निम्न जातियाँ होती हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनका सामाजिक विकास कब होगा, जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। राजनीतिक विकास, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको राजनीति में बच्चा नहीं आने दिया जाता है, उनको राजनीति से दूर किया जाता है, तो उनके लिए विकास कब होगा, जब उनको राजनीति में आने दिया जाए। पर्यावरणीय विकास, ऐसे कुछ राज्य या फिर ऐसे कुछ क्षेत्र जिनका पर्यावरण बहुत बेकार हो गया। जस्ट एक एग्जाम्पल कि दिल्ली का जो पर्यावरण है वो बहुत बेकार हो गया, तो वहाँ उन लोगों का विकास क्या है, उन लोगों का विकास है कि वहाँ का पर्यावरण सही हो जाए, तो ठीक है। और व्यक्तिगत विकास बच्चा, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है। आप कुछ और विकास चाहते हो, हम कुछ और विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा कुछ और धारणा होगा कि मेरे लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ सुधर जाए या फिर ये चीज़ अच्छा हो जाए। तो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत सुधार या फिर व्यक्तिगत विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी हमारा जो था बच्चा चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, सॉरी चैप्टर नहीं, क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं, कहाँ पर हम लोग चल रहे हैं बच्चा, मैप कंप्लीट करने के लिए चल रहे हैं। हमसे पूछा जाए वो स्थान जहाँ पर क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में मेरे भाई। तो दिसंबर 1920 में जो क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था मेरे लाल कलकत्ता में हुआ था। और मास्टर ये कलकत्ता कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेस्ट बंगाल WB से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और कलकत्ता कहाँ मेरे भाई, यहाँ पर कलकत्ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, बोला बच्चा नील की खेती कहाँ की गई थी, तो जो नील की खेती हुई थी वो चंपारण में हुई थी। और चंपारण कहाँ पर बच्चे, बिहार में कहाँ पर, यहाँ पर। एक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। और कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कहाँ पर हुआ था बच्चा, कहाँ गया, चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ पर बच्चा है, तो बिहार में। ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा वो स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चा जहाँ शुरू किया गया था वो स्थान है दांडी। क्या हो रहा है आज बोर्ड में, क्या होना स्थान बच्चा, दांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात। और भी कहाँ पर बच्चा, तो यहाँ पर ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर चोरी चोरा कांड हुआ था, जो चोरी चोरा जो कांड हुआ था बच्चा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर, इस स्थान पर क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला 5वां है, 1929 में बच्चा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो 1929 में जो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 5वें का आंसर ना, जगह ही नहीं बचा। अच्छा, आप लोग अगर नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली हो तो अब हम इरेज कर रहे हैं ना, 5वें का आंसर हम बात करें, 5वें का आंसर अगर बात करें, 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बच्चा, लाहौर में हुआ था। अब ये जो लाहौर है पहले तो अपना ही था, बट अब पराया हो गया। कहने का मतलब कहाँ है, अब पाकिस्तान में है, यानी आउट ऑफ आवर इंडिया, दैट इज़ प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट बच्चा, पंजाब के लेफ्ट साइड, इधर साइड में। ठीक है, ये 5वें का क्या हो गया, आंसर हो गया।
आप पूर्णतः आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि हम इरेज करेंगे ना। ये जो भी हम किए हैं किसका किए हैं, जो हमारा क्या था हिस्ट्री का मैप था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चा, फटाफट करेंगे हम लोग, फटाफट ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चा, बिहार की राजधानी बताओ। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बड़ा गाना सुने हो पटना पर, याद रखना। और रिप्रेजेंट कैसे करना है, सी द्वारा करना है, मतलब सी चिन्ह के द्वारा करना है। तो आप बता दोगे जो पटना बच्चा यहीं पर इस ना बिहार में पड़ता है, सी से ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि हमसे बोला है सी द्वारा बताना है ना, सी चिन्ह द्वारा बताना है, तो वो बताओगे। इसका आंसर क्या है, पटना बच्चा। उत्तर भारत की प्रमुख, उत्तर भारत देखो बच्चा, देखो मेरी बात को सुनो, ये ऐसे कर लो, ये होता है उत्तर ना, हाँ, और ये होता है दक्षिण ना, हाँ, और ये होता है बच्चा, बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत लोग भूल जाते हो, तो सुनो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पप्पू, प किधर आ रहा है, इधर, यानी क्या हो जाएगा इधर बच्चा, पूर्व हो जाएगा। और सॉरी ट्रिक हम ही बना के हम ही कर लीजिए, अरे बाप रे पप्पा। इधर क्या है बच्चा, प, तो प से क्या हो जाएगा इधर पश्चिम, पू से इधर क्या बन जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अधिकतर हम लोग भूल जाते हैं, जो कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा तरीका से याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। अब इरेज कर लेते हैं हम ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पर फोकस करते हो। ओहो, पटना भी हमारा मिट गया, कोई नहीं, पटना फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पटना कहाँ गया, बिहार, हाँ ये इधर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चा, हमें नदी बताना है, भारत का बताना है, लेकिन उत्तर भारत किधर, उत्तर किधर पड़ता है, अभी जस्ट बता इधर। तो इधर जो भी प्रमुख नदियाँ हैं ना, जैसे अगर यहाँ बताएं तो चेनाब नदी है, यहाँ पर कौन सा नदी बच्चा, तो आपका सतलुज नदी है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो भागीरथी नदी है। तो जहाँ मन चाहे वहाँ किसी का बता दो ना, कोई बता दो ना, क्योंकि नॉर्थ में ही पड़ रहा है, ये सब नॉर्थ इलाका ही है, ठीक है। तो बता दो कौन सा बच्चा ना, अगर नॉर्थ बोला है तो सबसे ऊपर वाला बता दोगे तो और सबसे अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर नॉर्थ बोला है तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर पाया जा रहा है उसका बता दो, और बेहतर होगा। तो बच्चा कौन सा आंसर बता दोगे, चेनाब। और इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है बच्चा, तो सलाल बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित बच्चा, सलाल बांध स्थित है। सलाल बांध या फिर जो चेनाब नदी है, ये किस राज्य में पाए जाते बच्चा, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं चेनाब नदी। और जो सलाल बांध है, जो क्या हमारा सलाल बांध है, हम क्या बोले हैं, चेनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इसी चेनाब नदी पर क्या है, सलाल बांध स्थित है, ठीक है। अगला बच्चा, भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक, तो जो जूट उत्पादक होता है वो कहाँ पर होता है बच्चा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल आपको पता है यहाँ पर है, तो यहीं पर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा बच्चा, भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र बताइए। तो लौह और इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित बच्चा, दुर्गापुर। इसका आंसर लिख लीजिए ना, लौह और इस्पात संयंत्र का जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, दुर्गापुर। और दुर्गा माता जी का जो पूजा पाठ होता है वो कहाँ से आया कल्चर बच्चा, कलकत्ता से है। और कलकत्ता कहाँ पड़ता है बच्चा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये भी आंसर हमारा कहाँ हो जाएगा, चौथा आंसर वेस्ट बंगाल में ही जाएगा, ठीक है। भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल, देखो बहुत सारे खनिज तेल है, एक दो नहीं बहुत है। तो हम अगर बात करें डिगबोई जो कि आसम हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी बात करें बच्चा, डिगबोई की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात करें, डिगबोई ना। तो बोला प्रमुख खनिज तेल की उत्पादक बताइए ना, यानी एक ऐसा राज्य बताना जहाँ पर तेल का ज़्यादा उत्पादक होता है ना, खनिज तेल का ज़्यादा उत्पादक होता है, वो कौन सा बच्चा है, वो इलाका कौन है, डिगबोई। डिगबोई, ठीक है। और ये कहाँ बच्चा, असम में। कहाँ पर है, असम में। कहाँ पर है, असम में। असम में कहाँ पर बच्चा, यहाँ पर, ठीक है। चल जा, ये 5वें का आंसर हो गया, ठीक। चलते बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो होगा कौन सा आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि हमको करना है बच्चा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाए थे वो कौन थे बच्चा? बिस्मार्क है। हिटलर भैया तो थे ही नहीं ना, और ये सब भी नहीं थे, तो हिटलर हमारा आंसर होगा। जो चोरी चोरा, देखो कहे ना पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाए तो यहाँ पर आ गया। चोरी चोरा घटना का जो रिजल्ट था, परिणाम था, क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था वो बंद हो जाता है, ठीक है। और जो वर्नाकुलर ये जो एक्ट है बच्चा, कब लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें जो ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ था, तो जो कॉर्न लॉ है बच्चा ये किस कानून से संबंध है? तो जो कॉर्न लॉ है बच्चा वो किस कानून से संबंध है? तो जो कॉर्न लॉ होता है वो मक्के फसल से संबंध था, ये नियम जो कि ब्रिटेन सरकार ने किया था बच्चा, चलाया था। लेकिन इसका जो कॉर्न लॉ, जो कॉर्न कानून था जो चालू किया गया था, वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा बाद में क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और इसके लिए जो बोल सकते हो मेन वजह थे वो कौन थे बच्चा? उद्योगपति और शहर के लोग थे, वो लोग थे, ठीक है। जो आर्थिक महामंदी पड़ा था, इसका जो मुख्यतः प्रभाव था वो कब से हुआ था बच्चा? 1929 से हुआ था। हम एक साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे आप लोग, बहुत तेज हो, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता था? तो बच्चा जो हमारा लक्जमबर्ग होता है इनके साथ, ठीक है। और संघ सूची में जो आता है कौन आता है बच्चा? विदेशी जो कार्य आते हैं वो संघ सूची में आते हैं, ठीक है। और अगर बात करें संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधि चुनता है वो स्थानीय निकायों में किया गया, ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, जो ये आंसर है बच्चा हमेशा विवादित रहता है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कौन है बच्चा? समाजवादी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी तो होगा नहीं भाई, क्योंकि बीजेपी तो जीता हुआ है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा जो विपक्षी दल था वो कौन है बच्चा? समाजवादी पार्टी ही है, ठीक है। और लोकतंत्र देश में हमको समानता भी मिलता है, व्यक्ति की गरिमा भी मिलती है, यानी आंसर नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है हमारे? ए और बी दोनों सही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा खनिज आध्यात्मिक नहीं होगा बच्चा? आध्यात्मिक होगा, अधात्विक वह होगा, अधात्विक यानी ऐसा कौन सा खनिज है जो धातु वाला नहीं है? तो जो अभ्रक होता है वो धातु नहीं होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सूचना का जो अधिकार हमें मिला था, सूचना का जो अधिकार हमें मिला था बच्चा, कब मिला था? तो 2000 अगर एक मिनट, जो हमें सूचना का अधिकार मिला था बच्चा वो कब मिला था? तो 2005 में मिला था, ठीक है। और जो कोयला है बच्चा ये कौन सा संसाधन है? परंपरागत संसाधन है। और कृषि अभी जस्ट हम पता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक क्षेत्रक या फिर कृषि क्षेत्रक बोलते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो असंगठित क्षेत्रक में कौन आता है बच्चा? दैनिक कृषि आता है। असंगठित क्षेत्रक का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जिनमें कोई भी सरकारी नियम कानून नहीं लगते। तो बच्चा बताओ, किसान के ऊपर कौन सा नियम कानून लगता है सरकार का? बताओ ना। जो सैनिक है उसके ऊपर लगेगा, जो अधिकारी होगा उसके ऊपर लगेगा, जो मजदूर बैंक होगा उसके ऊपर भी लगेगा। लेकिन क्या किसी भी कृषि के ऊपर सरकार का नियम कानून लगता है काम धंधा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कृषि का मन किया फरसा उठाया, जितना मन किया उतना खेती बाड़ी किया, नहीं मन कर रहा घर पर दूध रोटी खा रहा है, बात खत्म। कोई सरकार कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। मोनाजाइट रेट में बच्चा थोरियम ये होगा खनिज पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में मानव भारत में बेहतर बच्चा? तो श्रीलंका, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारवादीकरण जो शुरू हुआ था बच्चा 1991 में शुरू होता है, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, अभी हम लोग पढ़े बच्चा द्वितीय क्षेत्र ना, क्या पढ़े हैं कि जब प्राकृतिक प्रक्रिया से हम कोई और दूसरा वस्तु बनाते हैं तो उसको कौन से क्षेत्रक में आता है? द्वितीय क्षेत्रक में आता है। यहाँ पढ़ लो, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है, ठीक है बच्चा, सही है, ठीक है।
हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो प्राकृतिक होता उस प्राकृतिक वस्तु को अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं तो किस सूचक में आ जाता है, द्वितीय सूचक में आ जाता है। ये क्वेश्चन से बोला है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यानी जो प्राकृतिक चीज होता है उससे जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो किस क्षेत्र में आता है मेरे लाल, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला लास्ट, फलीदार फसल किसे कहते हैं ना, सुनो, जो फलीदार फसल होता है उन फसलों को कहते हैं जो किसमें शामिल होते हैं, दाल के फसल में शामिल हो जाते हैं। जो दाल के फसल होते हैं उन्हीं को फलीदार फसल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से, देखो इनमें दालें, तो यही आंसर हो जाएगा भैया, चिक चिक कर आंसर बता रहा हमारा। तो बच्चों ये जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जो ये हमारा सेट था, अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्वालिटी के साथ क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। ठीक है, फलीदार क्या होगा, फसल होगा। तो देखो, अच्छा पता नहीं क्यों बच्चे मतलब कोई भी स्थिति आता है तो परेशान हो जाते हैं। देखो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही स्थिति आएगी, और आपको जैसी स्थिति लानी है मेरे दोस्त वैसी अपनी सोच बनाओ। तो पहले आप अच्छी सोच बनाओ, तभी आपकी अच्छी स्थिति पैदा होगी। और सिर्फ हमें सोचना भी नहीं, उसके लिए हमें कार्य भी करना है। तो मान लीजिए आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको निराश होकर नहीं बैठना, आपको पॉजिटिव होना है, अच्छी सोच बनाओ कि मुझे आता है। जब आप उस तरीके से अच्छी सोच बना दोगे तो हो सकता है उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बेहतर से लिख सकते हो, बना सकते हो और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो।